Hello student, today in chemistry of class 11 chapter 2 atomic structure we will going to learn about Bohr's atomic model. This model was given by Neil Bohr in 1913. Before this Rutherford gave his model and the model was like this. You can see spiral in shape. जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, it is spiral in shape. But this model failed and the reason for the failure of this model is that according to this model, the electron is moving from a lower orbit to a higher orbit. It is moving in a spiral path. It is moving in a spiral path. मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है. ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है जो कि ऊपर की तरफ. न्यूक्लियस से इसकी दूरी बढ़ रही है. यू कैन सी द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग विद द न्यूक्लियस. So according to Neil Bohr, if a electron is undergoing acceleration, acceleration समझते हैं आप? जैसे आप एक प्लेन रोड पे जा रहे हैं, अचानक एक फ्लाईओवर आ जाता है, then you have to, if you are on a bike, you have to accelerate your bike. आप एक्सीलेटर को एक्सीलेटर को हाई करना पड़ता है. And if you are moving on a cycle, then you have to cycle fast. आपको ज्यादा फोर्स के साथ साइकिलिंग करनी पड़ती है. In both the cases, energy is getting lost. In the case of cycle, glucose is getting burning, and in the case of motorcycle, petrol is getting burning. So upon acceleration, energy is getting more and more utilized. So if an electron is undergoing acceleration, according to Neil Bohr, if an electron is undergoing acceleration, then it must be radiating energy in the form of radiation. And if it is radiating energy in the form of radiation, then a time will come when electron will lose all its energy. मतलब सारा पेट्रोल खत्म. आप कुछ ऐसे समझिए कि इलेक्ट्रॉन अपनी सारी एनर्जी लॉस कर देगा, या मोटरसाइकिल का सारा पेट्रोल खत्म हो गया, एंड इट विल फॉल इन द न्यूक्लियस, और वो नीचे गिर जाएगा और एटम का स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा. और अगर एटम का स्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया तो मैटर भी नहीं होगा. आप ऐसे कह सकते हैं कि मैं ये पेन मेरे हाथ में है, इसके एटम्स हैं, और अचानक इसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर गया, एटम खत्म हो गया और ये पेन मेरे हाथ से गायब हो जाएगा, क्योंकि मैटर फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा. लेकिन ऐसा नहीं होता है, पहले भी ये चीज पढ़ाया हूं मैं. But this is not so. That means structure of the atom is stable. Structure of the atom is stable. तो उन्होंने कुछ अपना एक जो मॉडल दिया वो कैसे दिया, वो ये था. नील बोर के हिसाब से 10⁻⁻8 सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन अपनी सारी एनर्जी लॉस करके न्यूक्लियस में गिर जाएगा. तो इस सबको करेक्ट करने के लिए बोर ने अपना मॉडल दिया, और अपने मॉडल में उनके मॉडल के जो खास बातें थी वो ये थी. उन्होंने बताया, ऑफ ऑल द पॉसिबल सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन अ फ्यू सिलेक्टेड ऑर्बिट. मींस न्यूक्लियस के अगल बगल जो जगह है, इलेक्ट्रॉन सभी जगह पे मूव नहीं करते हैं, वो एक सिलेक्टेड ऑर्बिट में ही मूव करते हैं. एंड दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एज स्टेशनरी स्टेट्स और एनर्जी लेवल्स. और इसको क्या बोलते हैं? स्टेशनरी स्टेट्स और एनर्जी लेवल. और जब ये इसमें मूव करते हैं तो एनर्जी का लॉस नहीं करते हैं. ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए जैसे अभी आप घर में बैठे हुए हैं, आपका एक भी पैसा नहीं खर्च हो रहा है, लेकिन अभी आप जैसे ही बाहर जाएंगे आपका पैसा खर्च होगा, किराए में, खाने पीने में, सब में आपका पैसा खर्च होगा. तो आप ऐसा समझिए, इलेक्ट्रॉन जब तक अपने घर के अंदर है, अपने ऑर्बिट में है, तब तक उनके एनर्जी का लॉस नहीं होगा. लेकिन जैसे ही वो अपनी ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेंगे, उनके एनर्जी का लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. तो बोर ने यही बताया कि इलेक्ट्रॉन जब तक अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं, एनर्जी का लॉस नहीं होता और एटम का स्ट्रक्चर स्टेबल है. राइट. सेकंड बात जो उन्होंने बताई, व्हाइल रिवॉल्विंग इन दिस सिलेक्टेड ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट एमिट एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. वही जो मैंने भी आपको बताया, जब वो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं एमिट करते हैं. एंड देयर एनर्जी डज नॉट चेंज. मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर अपनी ऑर्बिट में ना चाहे तो उसकी एनर्जी स्टेबल होगी, उसकी एनर्जी पूरी तरह स्टेबल होगी, क्योंकि किसी भी तरीके की एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है. सो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस. हम एक टर्म पे आ रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम ये आपके फिजिक्स में, आप चैप्टर में रोटेशनल मैकेनिक्स में पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूं. When a body is moving in a straight line, a body of mass m is moving with velocity v in a straight line, then p is equal to mass into velocity, and this is the momentum, and this momentum is called as linear momentum. But when a body moves in a circular path, then this linear momentum changes into angular momentum. And तो ये है आपका angular momentum. So
इलेक्ट्रॉन है ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा. सो यू कैन सी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. सेकंड पॉइंट क्या है इनका बोर का, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल, मतलब इंटीजर, आपने मैथ में पढ़ा है इंटीजर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi. h is the Planck constant and 2 pi mathematical function. So h upon 2 pi, that is it is equal to nh upon 2 pi. इंटीग्रल मल्टीपल लिखा हुआ है ना h upon 2 pi का, that means nh upon 2 pi. n की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3. 1 क्या है, n is the first energy level, 2 is the second energy level, 3 is the third energy level. So इस तरह एनर्जी लेवल बढ़ता रहेगा. ठीक है, सो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई एंड इट इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई. लीनियर मोमेंटम p इक्वल टू, ये आया कहां से, p इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, I इंटू ओमेगा. I जब आप रोटेशन मैकेनिक्स में पढ़ेंगे तो I क्या होता है, किसी मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये केवल उन बॉडीज के लिए होता है जो सर्कुलर मोशन में है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. और जब बॉडी सर्कुलर पाथ ट्रेस कर रही होती है तो वहां पे लीनियर वेलोसिटी नहीं, एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं. सो एंगुलर वेलोसिटी, सो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू आई इंटू ओमेगा. जैसे यहाँ पर लीनियर मोमेंटम में मास इंटू वेलोसिटी था, यहाँ पे आई इंटू ओमेगा है. एंड आई क्या होता है, आई होता है मास इंटू रेडियस स्क्वायर. जिस पाथ पे बॉडी घूम रही है, आई इक्वल टू एम इंटू आर. मतलब यहाँ पे सिंपल मास नहीं लेते हैं, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं. सो आई की वैल्यू क्या होती है, मास of the body into radius of the path in which it is moving, r square. So omega is equal to v by r, omega is equal to v by r. ओमेगा की वैल्यू v by r के बराबर होती है, एंगुलर मोमेंटम v by I है m into r स्क्वायर, ओमेगा v अपॉन r. जब आप इसे सॉल्व करेंगे, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा mvr, राइट. r कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा mvr. दैट मीन्स nh अपॉन 2 पाई, दैट इज me mass of the electron, me is the mass of the electron into velocity, यहां से आया है ये, velocity into radius is equal to nh upon 2 pi. That means angular momentum of an electron is integral multiple of h upon 2 pi. और ये फॉर्मूला याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में इसका यूज करना है. MEVR is equal to nh. आप ये स्टेटमेंट बोर्ड का जरूर याद रखिए, the angular momentum of an electron is an integral multiple of h upon 2 pi. डेरिवेशन ना भी याद रखें कोई बात नहीं, बट आपको एक फॉर्मूला याद रखना है. और n क्या है, पहले बताया 1 2 3 इज द एनर्जी लेवल. इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है, 1 2 और 3. इसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं, इसको हम एनर्जी लेवल भी बोल रहे हैं. ठीक है, तो 1 2 और 3. आपको बस n की वैल्यू यहां रख देनी है. मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपको पता है, वेलोसिटी दिया होगा, रेडियस दिया होगा, आपको h कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आपको ये चीज पता चल जाएगी. ठीक है, तो पहला पॉइंट बोर का क्या था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, और जब वो व्हेन दे मूव रिवॉल्व इन देयर सर्कुलर पाथ दे डोंट नॉट एमिट देयर एनर्जी, राइट. और इसको एनर्जी लेवल बोलते हैं, जिस पाथ में वो मूव करते हैं वो ऑर्बिट, एनर्जी लेवल या स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं. सेकंड पॉइंट, व्हेन दे मूव द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई when they move in their stationary orbit and they do not emit radiation. और एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन मैथमेटिक्स वे में देखें तो mvr is equal to nh upon 2 pi. ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखते हैं. तीसरा पॉइंट, सपोज ये एक ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस हो गया और ये दो ऑर्बिट है. ये इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट हो गया और ये हो गया एक्साइटेड स्टेट, मतलब ये दो एनर्जी लेवल है. दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां पर जाएगा तो दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना आएगा. तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स में जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट विद हायर एनर्जी E2 टू अनदर ऑर्बिट विद लोअर एनर्जी E1 एंड द डिफरेंस इन द टू ऑर्बिट डेल्टा इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ सिंगल क्वांटम ऑफ एप्रोप्रिएट वेवलेंथ. मतलब हायर ऑर्बिट E2, लोअर ऑर्बिट E1. ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा तो ये एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में एमिट करेगा, E is equal to h न्यू, E is equal to h न्यू. और वो क्या होगा, डेल्टा E is equal to E2 minus E1. यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखा है, इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ सिंगल क्वांटम. सिंगल क्वांटम मतलब एनर्जी, सिंगल क्वांटम मतलब एनर्जी, डेट इज h न्यू. तो डेल्टा इज इक्वल टू E2 minus E1. एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, दोनों का डिफरेंस होगा E2 minus दैट विल बी इक्वल टू h न्यू. तो इसको उन्होंने मैथमेटिकली प्रूव किया और फाइंड आउट किया कि इसका फॉर्मूला क्या है. सो En इज इक्वल टू
En मीन्स एनर्जी इन द nth, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बता रहा है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी En इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, किसी एक ऑर्बिट। ये तो एनर्जी डिफरेंस है, बट En इन्होंने फॉर्मूला दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन जब तक, ये फॉर्मूला कहां से है, इलेक्ट्रॉन जब तक एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में नहीं जंप करेगा तब तक उसमें एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई नहीं पता चलेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जब तक अपने ऑर्बिट में है उसकी एनर्जी कांस्टेंट है। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, En मींस एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट इज इक्वल टू -k² 2 pi square me mass of the electron e raised to the power 4 upon n square h square, that is, अगर इसको हम सब इतना पूरा अगर हम इसको देखें तो ये En इक्वल टू -r 1 अपॉन n स्क्वायर। अब जरा एक एक टर्म्स को समझते हैं, ये फॉर्मूला इतने में आ जाएगा, -r 1 अपॉन k क्या है, कूलम्स लॉ कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू 9.00 इंटू 10⁻⁹ जूल मोल कूलम -2। Me क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन Me, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, N is the number of stationary state, N is the number of stationary state 1 2 3, and R is the energy of the electron in the first stationary state, and this is also known as Rydberg constant, right? तो जब इसको कैलकुलेट किया गया, इसको इस पूरी वैल्यू को जब सॉल्व किया गया, R की वैल्यू कितनी निकल के आई, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻18। जब इसको सॉल्व किया गया तो R की वैल्यू आई -2.18 इंटू 10⁻18 और 1 अपॉन n स्क्वायर। इस पूरे की सॉल्व करके आ गया ये वैल्यू 1 अपॉन n जूल एटम इनवर्स, और En इज इक्वल टू -1312 1 अपॉन n स्क्वायर। दिस इज किलो जूल मोल इनवर्स, ये किलो जूल मोल इनवर्स में है और ये जूल एटम इनवर्स में, ठीक है। ये एक मोल के लिए है, ये केवल एक एटम, ध्यान रखिएगा, ये केवल एक एटम के लिए है और ये एक मोल के लिए है, एक मोल एटम के लिए, ठीक है, मोल एटम इनवर्स, इसलिए दोनों वैल्यूज डिफर। अगर आपसे एक एटम का पूछा जाए तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, मोल के लिए पूछा जाएगा तो -1312 ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। देन फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का मतलब होता है जैसे जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस साइन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हीलियम हाइड्रोजन की तरह बिहेव करेगा क्योंकि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2+, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा क्या, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन, और ये डिफर किस में कर रहे हैं, केवल न्यूक्लियर चार्ज जेड में। ये हाइड्रोजन से डिफर किस में कर रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज जेड में। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, En इक्वल टू सेम फॉर्मूला, बस ऊपर जेड स्क्वायर आ जाएगा, तो -r जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, दैट विल इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर जूल एटम इनवर्स। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जूल एटम इनवर्स ये एक एटम के लिए होगा, अगेन सेम थिंग, और अगर आप इसके लिए निकालेंगे तो -1312 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर किलो जूल मोल इनवर्स, ये हो गया आपके एक मोल के लिए हो गया, ठीक है। इन फॉर्मूलेस को आपको याद करना पड़ेगा। फिर देखते हैं, नाउ इस चीज का ध्यान रखिएगा, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एज द वैल्यू ऑफ n इज इंक्रीज। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। ग्राउंड लेवल में एनर्जी सबसे मिनिमम होगी, ग्राउंड लेवल में एनर्जी सबसे मिनिमम होगी, राइट। नाउ रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, मतलब जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसके रेडियस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। सो radius of the circular nth orbit will be equal to n square h square upon 4 pi square k m e square. So that will be Rn will be equal to 52.9 picometer. Pm is the picometer, n square, right? So 1 2 3 n की वैल्यू 1 2 3, तो ये कैलकुलेट करके जब आप करोगे तो 52.9 पिकोमीटर आएगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना हो जाएगा, Rn विल बी इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर और 0.529 एंगस्ट्रॉम, एंड दिस इज आल्सो नोन एज बोर्स रेडियस। 0.529 एंगस्ट्रॉम इज नोन एज बोर्स रेडियस। कॉम्पिटिशन में खूब आता है ये सवाल, कभी एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, कभी पिकोमीटर में, कभी माइक्रोमीटर में, टर्म्स चेंज करके दे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। देन फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, अभी जैसा पिछले बताया He+ और Li2+, लिथियम 2+, क्या होगा, Rn विल बी 52.9 पिकोमीटर n स्क्वायर अपॉन जेड। जेड इज द एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास और द न्यूक्लियर चार्ज। सो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट R फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम 52.9 अपॉन जेड आ जाएगा, 52.9 अपॉन
जेड, क्योंकि एन की वैल्यू यहाँ 1 हो गई है, पिकोमीटर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एन की वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट है तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। फॉर nth ऑर्बिट आर एन विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर 52.9 फॉर हाइड्रोजन एटम, क्योंकि यहाँ पे जेड की वैल्यू 1 है, यहाँ पर जेड की वैल्यू 1 है, हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है, तो आर एन एन स्क्वायर 52.9 पिकोमीटर, और आर एन फॉर एनी एटम एन स्क्वायर अपॉन आर जीरो मतलब 52.9 अपॉन जेड, आर जीरो की वैल्यू क्या 52.9 अपॉन जेड, जैसे हीलियम के लिए 4 हो जाएगा, लिथियम के लिए कुछ और हो जाएगा, तो इस तरह इसको कैलकुलेट करते हैं। नाउ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन v, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेरिवेशन पे आप मत जाइए, बस फॉर्मूला याद कर लीजिए, v इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई MER, 2 पाई MER, M is the mass of the electron, R. So these are points are given by the Bohr, and the major achievement of Niels Bohr was the explanation of line spectrum of hydrogen. नील बोर का जो सबसे बड़ा काम था इस रिस्पेक्ट में, एटम के स्ट्रक्चर के खोज के रिस्पेक्ट में, दैट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। बट फिर भी कुछ चीजें थी जो नील बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया और इस वजह से उनका मॉडल फेल हुआ। इसके बाद एक नया मॉडल आया, नील बोर का भी मॉडल फेल हुआ। वो क्या चीजें थी जो नील बोर नहीं एक्सप्लेन कर पाए? नील बोर was not able to explain the line spectrum of only one he was able to explain the line spectrum of only one electron system, that is hydrogen and hydrogen like, but he was not able to explain the line spectrum of those element which have electron more than one। मतलब नील बोर केवल ये बता पाए, ये केवल उन एलिमेंट के बारे में बता पाए जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन था, जैसे कि हाइड्रोजन या He+ या Li2+। ये उन इलेक्ट्रॉन उस सिस्टम के बारे में नहीं बता पाए जहां पे इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा थे, जैसे कि हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बाकी सारे एलिमेंट, तो वहां पे इनका मॉडल फेल होता है। दूसरा, स्पेक्ट्रल लाइंस इन एटॉमिक स्पेक्ट्रम आर कैरेक्टराइज्ड नॉट ओनली बाय वेवलेंथ बट आल्सो बाय देयर ब्राइटनेस। स्पेक्ट्रल लाइंस की जो बात की थी वो केवल वेवलेंथ से कैरेक्टराइज नहीं है, बट उनकी ब्राइटनेस से भी कैरेक्टराइज की जाती है, और जो डिफरेंस है ब्राइट लाइंस में, जो ब्राइटनेस का डिफरेंस है, ये बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तीसरा, कुछ फिनोमेना है जैसे कि जीमन इफेक्ट है और स्टार्क इफेक्ट है, जिसको भी हम आगे पढ़ेंगे। जीमन इफेक्ट और जीमन इफेक्ट क्या होता है? जीमन इफेक्ट इज द splitting of spectral line when placed in the magnetic field. This is Zeeman effect, and star effect is the same like Zeeman effect, but it is in the presence of electric field. मतलब spectral line का split हो जाना magnetic field is the Zeeman effect, and electric field is the Stark effect. इसको भी नील बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो जब ये बातें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसके बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम फाइंड आउट किया गया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तब फिर साइंटिस्ट इस पे वर्कआउट करना शुरू किए, और वर्कआउट में इन्हें एक नया मॉडल मिला एटम का, दैट इज नोन एज द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जिसको अब हम आगे पढ़ेंगे। ये डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन हम अभी आगे पढ़ेंगे, उनका और बोर का जो मिला करके जो एक नया मॉडल एटम का आया, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, न्यूक्लियस कैसा होता है, ये सारी चीजें हम, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होते हैं, ये सारी चीजें हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आगे की चीजें आपको समझ में आ सकें। ओके, थैंक यू।